और चलिए अब रुक कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने ली है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। साथ में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई है उन्हें शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्वनी वैष्णव इस दौरान मौजूद रहे। और राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी शामिल हुए कार्यक्रम में। और साथ ही साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। भव्य ये समारोह रहा। कई राजनेताओं सहित बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इसके साथ ही साथ अंबानी परिवार भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन साथ ही साथ दो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ अजित पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। और देखिए, शपथ ग्रहण समारोह तो हो गया, लेकिन एकनाथ शिंदे के बॉडी लैंग्वेज की बड़ी चर्चा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली एकनाथ शिंदे ने, और जैसे ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए वो उठे, सभी की नजर उन पर थी, बॉडी लैंग्वेज पर थी। महायुति के तीनों दलों के लिए था ये बेहद खुशी का अवसर, लेकिन शिंदे के हाव भाव थे मायूसी भरे। शिंदे के चेहरे पर झलक रही थी मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेने की निराशा। एक और फडणवीस और अजित पवार के चेहरे पर मुस्कान थी, दूसरी तरफ इनसे थोड़ी दूरी पर बैठे शिंदे के चेहरे पर बयां कर रही सब कुछ निराशा भी इस बात से बताई जा रही है कि शिंदे गृह विभाग रखना चाहते थे अपने पास, हालांकि उनको इस कोशिश में नहीं मिली थी सफलता। सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह से एक बार फिर मुलाकात शिंदे कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ये माना जा रहा था कि गृह मंत्रालय को लेकर अड़े हुए शिंदे। फडणवीस ने कहा कि ठीक है, हाईकमान से बात करेंगे, लेकिन आखिरकार क्या बात बनी है या फिर एक बार फिर से जब मुलाकात होगी तो उसमें क्या रहेगा, इस पर भी हर किसी की नजर। अब बेवजह ट्रेन में चेन पुलिंग पड़ेगा भारी। बिना किसी बड़ी वजह चेन पुलिंग पर लगेगा भारी भरकम जुर्माना। 500 रुपए जुर्माने के अलावा डिटेंशन चार्ज भी देना होगा अगर कोई चेन पुलिंग करता है। डिटेंशन चार्ज के तौर पर देने होंगे प्रति मिनट 8,000 रुपए। ये भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा अगर किसी ने जानबूझकर या फिर किसी भी कारण से चेन पुलिंग की। एक बार चेन पुलिंग के बाद ट्रेन को दोबारा शुरू करने में लगता है 5 से 7 मिनट का वक्त। इस दौरान रेलवे को उठाना पड़ता है भारी नुकसान भी। कई यात्री बीच में अपना गंतव्य स्थल आते ही कर देते हैं चेन पुलिंग, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे वो लोग जो अक्सर लेट होने की वजह से या फिर किसी अन्य कारण की वजह से कभी कभी लोग शरारत भी करते हैं इस तरीके से कि चेन पुलिंग कर देते हैं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है रेलवे को। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारी भरकम जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। पौंग डैम से राजस्थान के पानी की कटौती। राजस्थान को मिल रहे पानी में से 300 क्यूसेक की कमी। डैम में पानी की उपलब्धता को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। हाल ही में चंडीगढ़ में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय किया गया है। बैठक में वीसी के माध्यम से जुड़े राजस्थान के अधिकारी। राजस्थान को मिल रहा था 9,800 क्यूसेक पानी, अब दिया जा रहा है 9,500 क्यूसेक पानी। प्रदेश के 16 जिलों को मिलता है पेयजल और सिंचाई का पानी। पानी की उपलब्धता को लेकर जनवरी में अगली बैठक होगी और अगली बैठक पर भी हर किसी की नजर रहने वाली है। बेहद खास रहा पौंग डैम से राजस्थान के पानी की कटौती का ये मामला। राजस्थान के अधिकारी भी बैठक से जुड़े, बैठक में शामिल हुए, उसके बाद ये फैसला हुआ। दरअसल अभी तक की बात की जाए तो राजस्थान को 9,800 क्यूसेक पानी मिल रहा था, लेकिन अब जो दिया जा रहा है वो 9,500 क्यूसेक पानी है। प्रदेश के 16 जिलों को पेयजल और सिंचाई का पानी इससे मिलता है। पानी की उपलब्धता की बात की जाए तो पानी की उपलब्धता को लेकर जनवरी में अगली बैठक होगी और उसमें भी अहम विषयों पर चर्चा के साथ साथ अहम निर्णय लिए जाएंगे। राजस्थानी भाषा प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता को लेकर फिर से कवायद शुरू हुई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की पहल पर मुख्य सचिव ने लिखा है भारत सरकार को पत्र। दरअसल भारत सरकार के गृह सचिव गोविंद मोहिल को ये पत्र लिखा गया है। पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में दरअसल लिखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में
और भाषाओं को सम्मिलित करने वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने के लिए सीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिश में विभिन्न भाषाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए पात्र बताया गया है। ये मुख्य सचिव की तरफ से पत्र जो लिखा गया है उसमें जो अहम बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल समिति की सिफारिश गृह मंत्रालय में विचाराधीन है। राजस्थानी भाषा को अब तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसी वजह से कई बार कोशिशें हुई, हर बार कोशिश नाकाम रही है, मुकम्मल नहीं हो पाई। एक बार फिर से पहल, एक बार फिर से कोशिश। हालांकि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने के लिए यथोचित आदेश प्रदान किए जाएं, ये कहा गया है पत्र में। और साथ ही साथ 3 सितंबर 2003 को राजस्थान विधानसभा में पारित किया जा चुका है संकल्प। वर्षों से करोड़ों राजस्थानियों की राजस्थानी भाषा को मंजूरी दिया जाना बाकी है और आज भी यही इंतजार बरकरार है। स्पेस साइंस के क्षेत्र में भारत की उड़ान की बात करते हैं। आज इसरो ने लॉन्च किया है PROBA-3 मिशन। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से शाम 4:04 पर लॉन्च हुआ है ये मिशन। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL सहयोग कर रही है इस मिशन में, और इसके लिए उसे यूरोपीय स्पेस एजेंसी से ऑर्डर मिला है। दरअसल PROBA-3 मिशन सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा। इस लिहाज से बेहद खास है ये। सूर्य के परिमंडल की सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत का अध्ययन ये करेगा। इसरो इससे पहले भी 2 प्रोबा मिशन सफल तरीके से लॉन्च कर चुका है। इस मिशन की बात करें तो इस मिशन को आज 4:08 पर, हालांकि बुधवार को ये 4:08 पर लॉन्च होने वाला था, लेकिन प्रोपल्शन सिस्टम में कोई खराबी आई। इस खराबी की वजह से लॉन्चिंग इसकी टाल दी गई थी। आज लॉन्चिंग सफल तरीके से हो गई है। शेख हसीना पर शिकंजा कस रही है यूनुस सरकार। दरअसल अब नहीं हो सकेगा हसीना के भाषणों का प्रसारण। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि शेख हसीना के सभी भाषणों के प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। हाल ही में शेख हसीना ने दिया था पहला सार्वजनिक संबोधन। अपने भाषण में मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला उन्होंने किया था। मोहम्मद यूनुस को अल्पसंख्यकों के नरसंहार का मास्टरमाइंड और साथ ही साथ उनकी रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया था शेख हसीना ने यूनुस को बताया था सत्ता का भूखा। और देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन दिनों यही हालत है कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की। अपने देश में हुई हर गलती का ठीकरा भारत पर फोड़ने से वो नहीं चूकते हैं। पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का दोषी भारत को ठहराया, लेकिन खुद ने ही यू टर्न लेते हुए भारत के खिलाफ सबूत नहीं होने की बात कह दी। अब एक बार फिर से संसद में खड़े होकर भारत पर उन्होंने आरोप लगाया है। 2022 में विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के चुनाव में भारत पर हस्तक्षेप का उन्होंने आरोप लगाया है। हालांकि कंजर्वेटिव पार्टी के चुनाव के नेताओं ने इसको हास्यास्पद बताया है। इससे पहले भी भारत पर आरोप, लेकिन एक बार फिर से कनाडा की तरफ से भारत पर आरोप लगाए गए हैं।